Start. Welcome to the next lecture of electrostatics. Today we are going to start this lecture with one of the JEE question. That is, there is a ring of charge Q and at the center of which there is minus Q and M kept. That is, there is a charge of minus Q and mass M is kept. Calculate the time period of oscillation when being disturbed along the axis of the ring. Calculate the time period of oscillation when disturbed along the axis of the ring. हमारे पास इस पार्टिकुलर रिंग के सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज है एम मास का और इस रिंग का चार्ज कैपिटल क्यू है. जब इस माइनस क्यू एम चार्ज को माइनस क्यू चार्ज और एम मास वाले चार्ज को डिस्टर्ब किया गया अलोंग द एक्सिस, तो हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा. तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर किसी भी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस रिंग इज़ कैपिटल आर. तो अगर हम किसी भी एक्स डिस्टेंस की बात करें तो एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज, दैट इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2. हमारे पास ये माइनस क्यू चार्ज है, तो जब इस माइनस क्यू चार्ज को हल्का सा एक्स डिस्प्लेस किया जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस माइनस क्यू के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा. परपेंडिकुलर होगा. हाँ, परपेंडिकुलर होगा along the axis. That is F at minus Q will be equals to minus KQX upon x square plus r square whole to the power of 3/2 multiplied by Q. ठीक है. सिमिलरली अगर इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में x डिस्प्लेस किया गया तो हमारे पास इस माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, दैट इज एफ एट माइनस क्यू माइनस के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2. तो हमें ये बात तो समझ में आ गया कि दैट माइनस क्यू चार्ज एंड एम मास इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हर हाल में जब एक्स इधर जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे की तरफ एक्ट होगा और जब एक्स इधर जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे की तरफ एक्ट होगा. एफ ऑफ माइनस क्यू एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज माइनस के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा. चूँकि हमारे पास x जो है बहुत बहुत छोटा है r से, तभी जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन हो पाएगा. अगर x बड़ा होगा देन डेफिनेटली इट कैन नॉट बी पॉसिबल. सो वी कैन राइट माइनस के क्यू एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर को बाहर, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए. सो आर स्क्वायर इज कमिंग आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इस होल का क्यूब. अब यहाँ पे क्या है, एक्स बाई आर इज मच मच लेस दैन 1. तो जब हमारे पास एक्स बाई आर मच मच लेस दैन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स एक्ट होगा इस पार्टिकुलर टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं. इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है. सो दिस कैन बी नेगलेक्टेड. वी कैन राइट माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू एक्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहें, एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स. तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ बंद हो जाएगा, पाउस भी है. एम आर क्यू. ठीक है. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यू बाई के क्यू क्यू. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू. अब इसके बाद अगला सवाल जो एडवांस में आया हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारे पास सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड अगर एक रिंग के सेंटर पे रखा गया है, तो उस रॉड पे फोर्स क्या एक्ट होगा. फाइंड force acting on semi-infinite charged rod kept at the center of disk, at the center of ring, at the center of ring of uniformly charged Q of uniform charge capital Q. डी क्यू हो गया हमारे पास लैम्डा डी एक्स. और हमने जाना था पिछले लेक्चर्स में कि अगर हमारे पास कोई भी रिंग है तो रिंग का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो अलोंग द एक्सिस ही आता है, दैट इज़ ई नेट. और इधर ही हो जाएगा हमारे पास ई नेट बिकॉज ऑफ क्यू चार्ज. तो हमारे पास जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है उसे डी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा. दैट इज़ अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फोर्स ऑन रॉड बिकॉज ऑफ रिंग, तो बेसिकली वो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. जो रेडियस ऑफ द रिंग है वो आर दिया गया है,
प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू। डी क्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा डी एक्स। एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट। एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है, और ये चूँकि आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक, तो इधर हो जाएगा एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, सो एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा, ये इधर जाएगा हमारे पास डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी डी एफ। ठीक है, नाउ यहाँ मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू एक्स होल टू द पावर ऑफ 3/2। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपॉन जेड क्यू। के क्यू लैम्डा बाई आर। ठीक है, ऐसे भी देख लो, अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू r, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो z की वैल्यू इनफाइनाइट। सो इफ़ वी पुट r टू इनफाइनाइट तो के क्यू लैम्डा बाई आर। तो ये तो हमारे पास एक पहला मेथड है इसको सॉल्व करने का, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। रिंग जितना फोर्स रॉड पे लगाएगा, रॉड उतना ही फोर्स रिंग पे भी लगाएगा। सो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट फोर्स acting on ring because of rod, because that same force will be equals to force acting on rod because of ring। अगर हम सिमेट्री का इस्तेमाल करें मेथड 2, ये हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है, और हमें पता है कि किसी भी डी डिस्टेंस पे जो, और यहाँ पे एक ये हमारे पास रिंग है और ये रिंग का सेंटर है। सो देयरफॉर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज़ के लैम्डा बाई डी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के लैम्डा बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर भी आएगा दैट इज़ के लैम्डा बाई डी, और यहाँ नीचे की ओर भी के लैम्डा बाई डी। ध्यान से देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज दिस के लैम्डा बाई डी गेट्स कैंसल्ड आउट, दिस के लैम्डा बाई डी विल बी, ये जो हमारे पास के लैम्डा बाई डी है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और सिर्फ वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ। तो इसे अगर हम एक्स लिखें और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई,
तो वी कैन राइट अगर इसका चार्ज हमारे पास q है और इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो जो हमारे पास नेट फोर्स इस q पे एक्ट होगा, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन q बिकॉज ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मल्टीप्लाइड बाई q चार्ज। k लैम्डा बाई डी नहीं, इसे हम r कहेंगे क्योंकि d की वैल्यू r के बराबर है। d इज इक्वल्स टू r, d is equals to r, so that is k lambda by r multiplied by q, ये f वेक्टर तो दोनों ही तरीके से हमारे पास सेम आंसर आया। यहाँ पे भी जो फोर्स का कैलकुलेशन था, दैट इज फोर्स ऑन रॉड बिकॉज ऑफ रिंग, वो आ गया हमारे पास के क्यू लैम्डा बाई आर, एंड यहाँ भी सेम फोर्स ऑन रिंग बिकॉज ऑफ रॉड, दैट इज के क्यू लैम्डा बाई आर। दोनों ही मेथड से फोर्स का कैलकुलेशन में हमारे पास एक ही आंसर आया। अगला सवाल फिर जेई एडवांस का सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिंग है, ठीक है, अब इस रिंग के सेंटर पे, इस रिंग के ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x1 एंड x2, x1 x2, we are supposed to calculate equilibrium position at x1 and x2. अब ध्यान से देखो, अगर इक्विलिब्रियम होना, यहाँ पे हमारे पास चार्ज q है, मास m है, ऑफ चार्ज q एंड मास m। ऑप्शन नंबर ए, x1 अनस्टेबल, ऑप्शन नंबर बी, x1 अनस्टेबल, x2 स्टेबल, दूसरा x1 स्टेबल, x2 अनस्टेबल, तीसरा x1 x2 बोथ स्टेबल इक्विलिब्रियम, चौथा x1 x2 बोथ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ज़रा ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि m इंटू जी जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, m इंटू जी जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। और हमने ये जाना था कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको q से मल्टीप्लाई किया जाए तो फोर्स निकल के आएगा। इफ़ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाई q देन वी विल गेट द फोर्स, है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये r बाई √2, r बाई √2, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारे पास माइनस r बाई √2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x का ग्राफ, किसके लिए, इस वाले रिंग के लिए। अब ध्यान से, जब इक्विलिब्रियम की बात की जाती है इसका मतलब हो गया mg इज इक्वल्स टू क्यू ई, mg इज इक्वल्स टू क्यू ई। मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस क्यू ई, ई एट x1, दूसरे केस के लिए फिर mg इज इक्वल्स टू क्यू ई एट x2। भाई x1 और x2 दोनों पे ही इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
कि mg जो होगा QE x1 के बराबर होगा एंड mg जो होगा QE x2 के बराबर होगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। अब अगर हम x1 के ऊपर जाए, अगर हम x1 के ऊपर जाए तो हमें साफ साफ दिख रहा है, दैट इज इसे लिखना चाहें तो Q K Q x अपॉन या x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, तो जब ये x1 के आगे जाए या x1 की जगह पे x ही लिखे, जस्ट ए मिनट, अगर हम x1 की जगह पे x ही लिखे q एट एनी x, अब ज़रा ध्यान से, दैट इज mg इज इक्वल्स टू k q q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। अगर मान लो x को बढ़ाया गया, मान लो x को बढ़ाया गया, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये भी बढ़ेगा और नीचे वाले क्वांटिटी की बढ़ने की रफ्तार ऊपर वाली क्वांटिटी से ज़्यादा है। इसका मतलब ओवरऑल जो ये टर्म होगा, ओवरऑल ये टर्म क्या होगा, घटेगा। ये टर्म क्या होगा, घटेगा। दैट इज अगर हम x को बढ़ाएं, x को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x घटेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट x घटेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट x, वो घटेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट x वो घटेगा, और जब ये घटेगा तो हमारे पास mg जो होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा, mg विल बी ग्रेटर दैन fx। और जब ऐसा होगा, तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो यही है कि हमें साफ साफ दिख रहा है ये पॉइंट हो गया x1 और ये पॉइंट हो गया हमारे पास x2। तो जब x1 के आगे देखा गया, तो हमें समझ में आ रहा है x1 के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और x1 के आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो हमारे पास फोर्स बढ़ेगा। x1 के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब फोर्स बढ़ रहा है, और जब फोर्स बढ़ेगा mg तो एज इट इज, अगर इसके ऊपर लगने वाला mg जो है ये तो कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है। इसका मतलब x1 से हल्का सा मूव करेगा तो पार्टिकल आगे की तरफ मूव हो जाएगा, तो x1 जो होगा वो अनस्टेबल होगा। बात करें x2 की, ये वाला पार्ट ऐसे ही मतलब समझाने के लिए रफ पार्ट है, दिस इज डिलीटेड, ये ऐसे ही। ठीक है, अगर हम बात करें x2 वाले पॉइंट की, x2 के आगे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे x2 का पॉइंट, x2 के आगे हमें साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट रहा है, लेकिन mg जो है एज इट इज़ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा और mg एज इट इज़ रहेगा, तो वापस से जो q और m मास चार्ज है वापस से अपने मेन पोजीशन पे आना चाहेगा, तो ये नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो वह ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा तो वापस से नीचे आएगा। तो x2 हो गया हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, x1 हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं x1 हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड x2 हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन जेईई, ऑप्शन ए। अब जो लास्ट है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड calculation of due to uniformly charged disk, uniformly charged
ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसके 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा हमारे पास सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसके 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज है, दैट इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हमें along the axis of the ring सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एक रिंग का एलिमेंट लेंगे, तो डी क्यू इज द एलिमेंट ऑफ रिंग टेकन इनसाइड द डिस्क, और हमें किसी भी एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दैट वी आर सपोज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्स फ्रॉम द सो। तो अगर हम बात करें यहाँ से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, डी क्या हो जाएगा के एक्स अपॉन सो के 2πr dr, क्योंकि हमने स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एलिमेंट लिया है। तो अगर हम अब इस एलिमेंट को खोल के देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2πr, और ये लेंथ क्या हो जाएगा डी आर। सो 2πr dr मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स हमारे पास फिक्स्ड है क्योंकि किसी एक्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस रिंग के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगा या अलोंग द एक्सिस ही होगा, अलोंग द एक्सिस ही होगा। हम लोग इसे यहाँ पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर लिया गया है। तो रेडियली एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पे आर जो है स्मॉल आर होगा, यहाँ पे ये अब ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल आर तो ये हो जाएगा ना कैपिटल आर। और अगर हम बात करें, अगर ये हमारे पास से स्मॉल आर है और हमें किसी एक्स पे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है के क्यू एक्स अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, तो हमारे पास जो डी ए बनेगा दैट इज़ 2πr dr, और जो हमारे पास डी क्यू बनेगा सिग्मा 2πr dr। अब कैंसिल करो, जो कटने वाला काट दो, ये गया ये गया। सो डी ई कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। यहाँ पे हो गया आर
डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। जेड स्क्वायर क्या हो गया, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी आर। सो तो ये हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर की पावर 3/2 जेड क्यूब। अब ज़रा ध्यान से कि अगर हमारे पास r की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू x, और अगर हमारे पास r की वैल्यू कैपिटल R है तो z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस 1 बाई जेड। जेड की वैल्यू x से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया ये। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ऐसा कुछ हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वन बाई एक्स माइनस 1 बाई प्लस एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नेट, ये आ गया हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स का एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब देखना कि हमारे पास इसमें जो खास ख्याल है दैट ई नेट विल बी अलोंग द एक्सेस ऑफ द डिस्क, ई नेट विल बी along the axis of the disk ठीक है। अब जैसे इसका मतलब ये समझो कि अगर हमारे पास ये एक डिस्क है, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिवली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रेडियली आउटवर्ड्स एक्ट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ई नेट, ठीक है, और ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया हमारे पास माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ई नेट की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थैंक यू।